सुप्रभात बच्चों। आज व्याकरण के दूसरे वीडियो में हम उपस्थित हैं। उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के भेद, जो 5 भेद हमने बताया: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। छंद विचार चूंकि आपको नहीं पढ़ना है इसलिए हमने इसे काट दिया है। आज हम चर्चा करेंगे इस चिन्ह विचार की। चिन्ह विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि हर सेंटेंस लिखने के बाद, हर वाक्य लिखने के बाद किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है। इन सारे चिन्हों को देखें तो चिन्ह विचार पहले कहते किसे हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चिन्ह विचार: लिखते समय विराम या ठहराव को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका अंत होता है और अंत में हम पूर्ण विराम लिखते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। कहीं कहीं कॉमा लिखते हैं, कहीं कहीं अर्ध विराम, कहीं कहीं उप विराम, कहीं प्रश्नवाचक, कहीं विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक, कहीं निर्देशक वाक्य इस तरह का एक लकीर खींच देते हैं, कहीं कोष्टक, कहीं उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमा, कहीं ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कहीं कहीं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी दिया जाता है, उसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद विस्मरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, पदलोप चिन्ह, इन सारे चिन्हों पर चर्चा हम आज बारी बारी से करते हैं। तो इन विराम चिन्हों में सबसे पहले है अल्प विराम। तो अल्प विराम जहाँ कम ठहराव हो। अल्प मतलब थोड़ा, अब विराम मतलब ठहराव। जहाँ ठहराव थोड़ा होता है वहाँ अल्प विराम होता है। जैसे हम कहते हैं राम, मोहन और सोहन पढ़ने जाते हैं, तो राम मोहन, राम के बाद कॉमा देंगे, मोहन और उसके बाद और देंगे और उसके बाद लिखेंगे सोहन, तब पढ़ने जाते हैं, तो कॉमा वहाँ दिया गया। तो इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग कहीं कहीं और भी होता है। पूर्ण विराम, जहाँ पूर्ण रूप से हम वाक्य को खत्म कर लेते हैं, अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। अंत में ये पूर्ण विराम जरूर दिया जाएगा, राम पुस्तक पढ़ता है के अंत में। जहाँ वाक्य पूरी तरह से खत्म हो जाए वहाँ पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य के बीच में कहीं रुकना हो तो अल्प विराम। तीसरा आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम में एक बिंदी होती है और नीचे कॉमा होता है। तो जहाँ एक बिंदी और एक कॉमा दिखाई दे वहाँ अर्ध विराम होता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, यद्यपि राम गरीब है तथापि दयालु है। यद्यपि राम गरीब है तथापि दयालु है। तो यद्यपि राम गरीब है के बाद अर्ध विराम देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा ठहर गए यहाँ पर। यद्यपि राम गरीब है, ठहर गए, तथापि दयालु है। तो अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा ठहरे हैं और पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहरे हैं। जहाँ पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव हो और अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा ठहराव हो वहाँ अर्ध विराम दिया जाता है। उसके बाद चलेंगे उपविराम। उपविराम किसी भी बात का विस्तार करने के लिए हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कोई टॉपिक देना हो तो वहाँ उपविराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक है, जहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक वहीं दिया जाता है, नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको, या प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। तो इसका प्रयोग वहीं करते हैं जहां वाक्य में कोई प्रश्न किया गया हो। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो है के बाद ये प्रश्नवाचक का साइन जरूर दिया जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक, कई नामों से जानते हैं इसको। इसमें एक लकीर और नीचे एक बिंदी होती है। विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक, इसमें
उस वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं जिसमें अधिक दुख या अधिक सुख व्यक्त किया गया। बहुत अधिक दुख या बहुत अधिक सुख जिस वाक्य में व्यक्त किया गया हो वहाँ विस्मयादि बोधक का वाक्य विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के बाद इस तरह का, क्योंकि खुशी की बात है। अगर दुख वाली बात है हाय, तो हाय के बाद भी यही चिन्ह लगेगा, हाय वह मर गया। अधिक दुख या अधिक सुख वाले सेंटेंस के अंत में विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगाते हैं। और अब है निर्देशक चिन्ह, इसको डैश भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो कई स्थानों पर जहां किसी चीज को विशेष रूप से इंगित करना हो या उसके बारे में कुछ और जानकारी देनी हो, तो निर्देशक के रूप में उसको इस तरह से एक लकीर के रूप में दे दिया जाता है। कोष्टक का चिन्ह जो होता है उसका भी प्रयोग हिंदी में होता है। हिंदी साहित्य सभी विषयों को समेटता है अपने आप में। अधिकतर इसका प्रयोग हम मैथमेटिक्स में देखते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में प्रयोग हुआ है। तो इन सभी कोष्टकों का प्रयोग हिंदी में जहाँ तहाँ होता है। किसी एक ही चीज़ अगर दो बार लिखा गया हो तो एक को ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, वहाँ कोष्टक का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, उद्धरण चिन्ह, इसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। 2 कॉमा उल्टा और 2 कॉमा सीधा इधर, बीच में कुछ लिखा रहता है, उसको अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा और हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो जैसे माँ ने कहा, उसके बाद कॉमा, बेटा स्कूल चले जाओ। बेटा स्कूल चले जाओ को इन्वर्टेड कॉमा में या उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। माँ ने कहा बेटा स्कूल चले जाओ, तो किसी की भाषा को, किसी की बात को ठीक उसी के रूप में व्यक्त करने के लिए इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आगे है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। इस तरह का जब हम कुछ लिखते लिखते भूल गए, किसी वाक्य में कुछ छूट गया, तो इस तरह से विस्मरण का चिन्ह देते हुए हम लाइन के ऊपर कुछ लिखते हैं जो छूटा हुआ है, उसको विस्मरण चिन्ह कहते हैं। और आगे है लाघव चिन्ह। लाघव का मतलब होता है शॉर्ट करना, छोटा करना। जैसे अगर हम डॉक्टर लिखते हैं तो डा लिखकर एक जीरो बैठा देते हैं। डॉक्टर के बाद जो हम ये शून्य लगाकर लिखते हैं, शॉर्ट में डा लिख करके शून्य लगाते हैं, उसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। और उसके बाद है विवरण चिन्ह। किसी विषय पर अगर लंबा विवरण देना हो तो 2 बिंदी और 1 डैश दोनों का प्रयोग करते हैं, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। और अंत में पदलोप चिन्ह। कुछ लिखते लिखते हम डैश डैश करके छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पद का वहाँ लोप हो गया है। कुछ और बातें हैं जो कहा नहीं गया है, लेकिन है जरूर। जैसे अगर हम कहें उसने राम को गाली दी, डैश डैश डैश। अब गाली क्या दिया इस पर बहस नहीं हो रही है। उसने राम को गाली दी, लेकिन गाली क्या है ये पता नहीं है, और गाली को वहां उजागर नहीं करना चाहता है कोई, तब हम उसको पद लोप के द्वारा सूचित कर देते हैं। तो इस तरह से ये विराम चिन्ह, इतने विराम चिन्ह होते हैं। इस पर भी चर्चा विस्तार से कभी अगले वीडियो में हम करेंगे, परिभाषा के साथ करेंगे। अगला है 5वां छंद विचार। छंद का संबंध कविता या पद्य से होता है। इसको 6 से 10 तक तो नहीं पढ़ना है, 10 में कहीं पढ़ना होगा तो देखा जाएगा, लेकिन 9 तक हमारे ख्याल से ये छंद विचार तो नहीं पढ़ना है। तो छंद विचार की चर्चा अगर आगे पढ़ना होगा तो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।